हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और चलिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर अकाउंटिंग फंडामेंटल स्टार्ट किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जब भी स्टडी करते हैं, जैसे मैंने इसका एक सेशन डाला हुआ है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और यदि हमें 60+ मार्क्स लेकर के आना है तो हम उसको कैसे लेकर के आ सकते हैं। इन सब की मैंने डेफिनेटली एक सेशन बनाया हुआ है कि हाउ टू गेट 60% मार्क्स इन एफए। पहला ही सेशन डाला हुआ है एफए के ऊपर। आप उसको डेफिनेटली एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ टॉपिक आपको छोड़ देने चाहिए, बट कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े हैं या उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो और किसी और चीज पर कंसीडर कर सकते हो। सारी सारी की चीजों पर कंसीडर करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों को छोड़ना चाहें कि सर हम इसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है, यही समझ में नहीं आया, तो आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, जिससे आप कुछ टॉपिकों को छोड़ने के बाद भी 60+ मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। इस बात के लिए मैंने एक सेशन बनाया हुआ है। डेफिनेटली मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक आपको डाल दूंगा। ठीक है ना, आप डेफिनेटली उसको जरूर देखें। ठीक है, चलिए, इसी चीज को मैं बढ़ाते हुए मैंने बोला था कि हम जब भी अकाउंटिंग फंडामेंटल की बात कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग फंडामेंटल का सिंपल शब्दों में यही है कि किस आइटम का ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट है हमें कैसे डालना चाहिए, उसके डालने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या बेसिक है। ये सारे प्रिंसिपल, रूल्स रेगुलेशन, मेथोलॉजी और प्रोसीजर जहां पर भी होते हैं या जो होते हैं, इन प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बेसिक अकाउंटिंग का फंडामेंटल बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने ये भी बात किया था कि भैया ठीक है, हम अब आके वन बाय वन करके बात पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, वो बेसिकली कहीं ना किसी बुक ऑफ सेट में दे रखा होगा। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से बुक, सेट ऑफ बुक्स हैं जहां पर हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस दे रखे हैं? तो मैंने आपको बेसिकली दो तरीके के सेट बताए थे। एक तो है इंडियन गैप, जो आपके अकाउंटिंग के जो इंडियन गैप हैं उसमें मेंशन है। दूसरा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे इंडेस हो चाहे वो एएस हो, एएस इंडेस में क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, ये डेफिनेटली सीएमए फाइनल में आपको जाना पड़ेगा। आपके प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरी में, वहां पर सीएमए फाइनल का आपका जून, शायद जून 25 एक सीएमए फाइनल का फास्ट ट्रैक पड़ा होगा। आप उसके शुरुआत के 2 लेक्चर देख लो, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आके हमें कहां पर एएस लगाना है, कहां पर इंडेस लगाना है। ठीक है ना? अदरवाइज जब भी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन आपके लिए करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस दे रखे हैं। एक तो है हमारे पास इंडियन गैप, दूसरे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट दे रखे हैं भाई, जैसे इन्वेंट्री है, फिक्स कॉस्ट है, आपका इंपेयरमेंट है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीजों के, स्पेसिफिक चीजों के ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता रखे हैं, और जिनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इंडियस में नहीं बता रखे उन पर हम इंडियन गैप के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इंडियन गैप मतलब जो प्रिंसिपल बने हुआ है वो, या फिर उसके बारे में कोई प्रिंसिपल तो नहीं दे रखा है लेकिन कुछ अजम्पशन है, कुछ प्रैक्टिसेस है जो लोग फॉलो करते हुए आए हैं। जैसे हमने देखा होगा ना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं भाई, किसी चीज काम को हम कुछ 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 कैसे कर रहे हैं, कुछ लोग कैसे कर रहे हैं। अब मैं किसी काम को पहली पहली बार कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि इस काम को और लोग किस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं उसी का उठाऊंगा कि यार ये बढ़िया लग रहा है मुझे, तो मैं उसी के अप्रोच उठा लूंगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डालूंगा। लेकिन जो वो व्यक्ति कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उस प्रैक्टिस का बेस और आपके लॉजिक्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आप ट्रांजिशन कर रहे हो उसकी रिलायबिलिटी उस प्रैक्टिस से है ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उस पर वो लगा दिया, वो आपका बहुत गलत हो जाएगा। दूसरा, सर आप कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाला जो प्रैक्टिस कर रहा है वो आपके इसका लॉजिक और बेस, यानी कि उस पर रिलायबिलिटी नहीं है? तो मैंने बोला बेसिकली इस चीज के लिए आप अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क पढ़ना। अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क क्या, इसका चैप्टर नंबर 1 जो दे रखा है एफए के अंदर, वो या 11th के शुरुआत के जो 2 चैप्टर दे रखे हैं वो आपके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का बेसिक दे रखा है। सर अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क होता क्या, पहले ये समझा दो। मैंने बोला ऐसा समझो कि किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को आधार बनाते हुए उन चीजों को देखोगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। इंडियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है,
इंडियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मैं राजस्थान गवर्नमेंट, मैं दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बातें कर, मैं कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट मतलब जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लॉ बनाती है। तो लॉ को किस बेस पर बनाती है? क्या कुछ भी लिख दिया हमने, मैंने बोला इस काम को मेरे हिसाब से ऐसा, पार्लियामेंट को लगता है नहीं इसमें ये चीजें होनी चाहिए, क्या वो सारी चीजें अप्रूव हो जाएंगी? आंसर नहीं। आप जो भी उसमें कंडीशन डाल रहे हो, जो भी उसमें रूल्स बना रहे हो, जो भी आप प्रोविजन बना रहे हो, वो सारे के सारे प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आने चाहिए। यदि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही उल्लंघन कर रहा है, तो इस बात का बेहद याद रखना, वो प्रोविजन कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। पहले या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड डालो, तब जाकर के आप उसको प्रोविजन डाल पाओगे, या फिर यदि आप डाल रहे हो तो इस बात का बेहद याद रखना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर ना चला जाए। मेरी बात क्लियर है? सिमिलर, जब भी आप कोई अकाउंटिंग की अजम्पशन ले रहे हो, जब भी कोई प्रिंसिपल बना रहे हो, या किसी चीज का ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट डाल रहे हो, तो इस बात को पहले देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को ही उल्लंघन कर रहा हो, उसका वॉयलेट कर रहा हो। मेरी बात क्लियर है? इसलिए जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल किसी की प्रैक्टिस दे रखी है, वो रिलायबल है या नहीं है, जो आप अकाउंटिंग यूज करने वाले उसको कहीं ना कहीं कुछ है या नहीं है, तो ये देख लेना कि उसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से रिलायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है ना? चलिए, उसी के रिगार्डिंग में यहां पर कुछ प्रिंसिपल बताए गए, कुछ कंसेप्ट बताए गए। यहां पर बोलता है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपलों को दो नाम से हम जानते हैं। एक तो जानते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरा है कन्वेंशन। क्या जानते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा है कन्वेंशन। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये वो चीजें हैं जहां पर आप अजम्पशन लगाते हो कि यार इस चीज को ट्रीट हम कैसे करेंगे, और उस चीज को हम ट्रीट कैसे करेंगे। इस बात की बेसिकली यहां पर क्या दे रखी होती है बेटा? अजम्पशन दे रखी होती है। एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज की अजम्पशन मान रहे हो, देखो, या तो किसी चीज का आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रखा है, तो जहां पर जो ट्रीटमेंट दे रखा है आप उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी इंडियन गैप में या किसी एएस इंडेस में किसी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है, तो अब क्या करना? ट्रीट तो करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट करने के लिए ये बात देखो कि जो आप अजम्पशन करने वाले हो, वो अजम्पशन इन प्रिंसिपल पर आधार होनी चाहिए। अब सर प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है? मतलब प्रिंसिपल में कुछ ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। प्रिंसिपल में ओनली फॉर ये बात लिखी हुई है कि जब भी किसी आइटम का ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट करोगे जिसका नहीं दे रखा है, तो आप उसका लॉजिक देखोगे, उसके आप लॉजिक्स देखोगे, उसका बेस देखोगे, उसके कंडीशंस देखोगे, और फिर ये देखोगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी रिलायबिलिटी क्या है, और उस रिलायबिलिटी के आधार पर अजम्पशन मानोगे, उसके आधार पर कंडीशंस लगा करके उसका ट्रीटमेंट डालोगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे? चलिए, अब हमारे पास पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटा? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि एक्चुअली क्या होता है, एक तो होता है बिजनेस। बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन। इट मे बी डायरेक्टर हो सकता है, या इसका ऑनर भी हो सकता है। ठीक है, ये वो पर्सन जो इसको मैनेज कर रहा हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बोलता है जब भी आप एंट्री करोगे, जब भी किसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो आप हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। किसके द्वारा करोगे? बेसिकली कंसेप्ट बोलता है कि ये जो दोनों हैं, मान लो मिस्टर राम है, मिस्टर राम एबीसी लिमिटेड का मालिक है, एबीसी लिमिटेड का मालिक है। कोई ट्रांजैक्शन मिस्टर राम ने किया है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में किया है। मैं इस चेयर पे बैठा हूं, ये बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है, मैं जहां बैठा हूं ये बिजनेस है। मैं यहां से बैठा बैठा कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इसी ऑफिस में मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया, मैंने ट्रांजेक्शन कर डाला, लेकिन उसमें ना तो मेरी कंपनी की कॉमन सील, जो सील है, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंटेशन है,
मैं कुछ भी यूज नहीं किया, बट मैंने मेरा और दूसरे दोनों का प्राइवेट डील है। मैंने बोला ऐसा कर लो, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, यार ये प्रॉपर्टी है, लो पैसा पकड़ो और मेरे नाम करा दो। तो मैंने प्रॉपर्टी खरीदो, मेरे नाम करवा ली। तो आपके लिए सेपरेट एंट्री कंसेप्ट बोलता है कि आप इस बात को दिमाग में रखोगे, अब इस ट्रांजेक्शन जो एंट्री है वो ये मान करके नहीं करो जो पैसा जो बिल्डिंग खरीदा है, कि ये नहीं कहोगे कि बिल्डिंग बिजनेस की है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बिल्डिंग प्राइवेट है, उस पर्सन की है, तो ट्रांजेक्शन उस पर्सन के बीच में है, उस पर्सन की बुक में जाएगा, ये कंपनी की बुक में नहीं जाएगा, चाहे वो कंपनी के मालिक नहीं क्यों ना क्या हो। दूसरा एग्जांपल, कोई ट्रांजेक्शन मैंने किया है कि मैंने बोला देखो भैया मैं ये माल बेचता हूं, आप ले जाओ और लो, मैंने माल बेच दिया और पैसा ले लिया। अब ये जो लिया है ना, ये मेरा बिजनेस है, मेरे क्या है, मैंने लिख दिया कि भैया माल बेचा है और मैंने बिल बना दिया मेरे कंपनी के नाम से। तो याद रखना ये जो ट्रांजैक्शन है, चाहे मैंने किसी पर्सन में पर्सनल पर्सन को बेचा हो, तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो बुक्स में, कंपनी की बुक में होगा, जो प्रॉपर्टी वाला है वो रिकॉर्ड किस में होगा, उस पर्सन की बुक्स में। मैं कहूं तो इन द अदर वर्ड, मैं कहूं इस बात को, मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट एंटिटी माना गया है, यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन है दोनों से, यानी कि आपस में एक ही पर्सन नहीं है। आप ऐसे मिस्टर राम ये नहीं कह सकते मेरा ही बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ही तो हूं, मेरा बिजनेस, मैं मालिक कुछ भी करूं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक कंसेप्ट बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आप ये देखोगे ट्रांजेक्शन कंपनी के फ्रंट ऑफिस से रिकॉर्ड करना है, यदि वो कंपनी पर इंपैक्ट डाल रहा है कंपनी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, पर्सनल है तो वो यहां पर नहीं होगा, उसकी पर्सनल बुक में जाकर के होगा। ठीक है, इसी बात को पढ़ लेते हैं हम, जो क्या लिखा हुआ है। As per this concept, organization treated as distinct and separate from the person who own or manage। क्या बोला गया, इस चीज को उनसे डिस्टिंक्ट माना गया भैया, किससे, ऑर्गेनाइजेशन है एक तो यानी बिजनेस, दूसरा है कि फ्रॉम पर्सन हु ओन और मैनेज, ओन का मतलब मालिक और मैनेज का मतलब डायरेक्टर, इन दोनों से अलग माना जाएगा। भैया कंपनी अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों को अलग अलग मानो। अब ट्रांजेक्शन को देखो, कंपनी में हुआ है तो कंपनी में रिकॉर्ड करना है, और पर्सन से रिलेटेड पर्सन की बुक्स में रिकॉर्ड करो, उसको दोनों को मर्ज नहीं करना है। मेरी बात क्लियर है? अब चलो आगे जो क्या लिखा हुआ, इन द अदर वर्ड, क्या लिखा हुआ है, इन द अदर वर्ड, ये आपको इंपॉर्टेंट है। दिस कंसेप्ट अज्यूम दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ओनर मतलब मालिक आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज। मेरी बात समझे, ये मानता है कि बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, दोनों को बिल्कुल डिफरेंट है भैया, कि ये एक दूसरे का नहीं, ये समझ लो कि मानते हैं ये दोनों एक ही इसी का बनाया हुआ बिजनेस है, लेकिन नहीं, जब भी बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे, तो दोनों को अलग अलग मानते हुए रिकॉर्ड करोगे। कोई ट्रांजैक्शन मिस्टर राम ने किया तो मिस्टर राम की बुक में जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है, चाहे वो राम ने कंपनी के व्यापार किया है, तो वो कंपनी की बुक में जाएगा, राम से कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, मैं हूं राम, मेरी बात, मैं हूं राम, ठीक है, मैं बैंक के पास गया, बैंक से बोला भैया मुझे लोन चाहिए 50 लाख का, तो कंपनी बोलते भाई किस बेस पे लोन दे तुम्हें, कुछ आउटसोर्स, क्या बोला बिजनेस करता हूं, तो बोला बिजनेस लोन ले लो, बोला बिजनेस लोन का मतलब क्या, बोला कंपनी के कागज लगेंगे, बोला नहीं 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 लोन मुझे चाहिए, मैं बिजनेस करता हूं, देखो ये बड़ा तगड़ा बिजनेस है, देखो ये बहुत बड़ा कंपनी खड़ी कर रहे हैं, आप देख लो विजिट कर लो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की नहीं लगाऊंगा, लोन मुझे आपको मेरे मेरे को देना है, कंपनी का लेना, बट मैं कंपनी चलाता हूं, पैसे का सोर्स तो है। बैंक ने इस बात को दिमाग में रख दिया, जो भी मान लो, वैसे देती नहीं बैंक कैसे लोन, फिर भी बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। बैंक ने क्या कर दिया बेटा, लोन दे दिया, अब वो लोन नहीं चुका पाया, कम बैंक के चला गया, भाई लोन तो दे दे कंपनी, क्या जो कंपनी से दिखाई थी कि कंपनी लोन चुकाएगी, अब बोलो नहीं चुकाएगी, क्योंकि कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, कंपनी ने लोन लिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसके मालिक ने लिया और वो खुद के पर्सनल लिया है, तो इस लोन के लिए ओनली फॉर मिस्टर राम रेस्पॉन्सिबल होगा, यहां पर एवीसी लिमिटेड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दूसरी चीज को समझना है, दूसरा क्या हुआ कि मैं राम हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं कंपनी की चेयर पे बैठा हुआ हूं, मैंने बैंक को बुलाया कि यार मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, पैसे चाहिए, लोन चाहिए, मुझे मुझे लोन की जरूरत है, लोन दे दो, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस का रिकॉर्ड दे दो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट दे दो, 3-4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, और कोई दिक्कत नहीं प्रोसेस करते हैं। उन्होंने तो बैंक के डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक की सील डायरेक्टर सबके सिग्नेचर करवा लिए और बैंक ने लोन पास कर दिया 50 करोड़ का। अब कल बिजनेस क्या हो गया, डूब गया, अब 50 लाख डूब गए। अब मुझे बताओ, मैं इस चेयर पर तो मैं बैठा था, या कोई और भी पर्सन बैठा हो सकता है, मैंने डील की थी बैंक से, आया ना, क्योंकि बैंक कंपनी तो बोलती नहीं है ना, बोलूंगा तो मैं ही, तो मैंने उसको डील किया। अब मुझे एक बात बताओ, अब बैंक का लोन
क्या मिस्टर राम रेस्पॉन्सिबल है? बोलो ना, क्या इस लोन को चुकाने के लिए क्या मिस्टर राम रेस्पॉन्सिबल है या नहीं? बोलो, बोलो। यहां पर मिस्टर राम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी, क्योंकि ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ था? कंपनी और बैंक के बीच में। पहला ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ था? राम और बैंक के बीच में। तो वो दोनों पार्टी थी। यहां पर ये दोनों पार्टी है, यहां पर राम का लेने देने। दोनों ट्रांजेक्शन राम ने ही किए, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग हो गई, दोनों का लॉजिक अलग अलग हो गया, दोनों के बेस अलग अलग हो गए। तो यही बात बोला गया, दोनों क्या है? अलग अलग। दूसरी बात, जब भी एंट्री डालोगे कंपनी को दिमाग में रखोगे, भाई मैं कंपनी के बुक्स में एंट्री डाल रहा हूं, मैं बैठा हूं, जब मैंने ट्रांजेक्शन किया है वो देखना पड़ेगा। मेरा ट्रांजेक्शन पर्सनल था तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरे कंपनी ट्रांजेक्शन किया तो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे बुक्स में नहीं करूंगा, मैं कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही बोला गया, यहाँ किसका है? बिजनेस के फ्रंट ऑफ की एंट्री करनी है, तो यही लिखा हुआ है। आगे तो क्या लिखा हुआ है? Hence, the personal transaction of its owner is different from the transaction of the organization. Organization अलग होंगे वो, ठीक है। Application of this concept enable recording of transaction between entity and its owner and or other stakeholders. The entity concept requires that all the transactions are to view, interpreted and रिकॉर्डेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, कोई मान लो ऑनर है, पे कर दिया पर्सनल एक्सपेंसेस हिम पर्सनल सॉरी फ्रॉम बिजनेस कैश, आपने बिजनेस से पैसा निकाल के खर्चा पे कर दिया। अब इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसका है? उस व्यक्ति का है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैश तो बैंक से गया है, सॉरी कैश तो बिजनेस से गया है, ये ट्रांजेक्शन मिस्टर राम का है, तो मिस्टर राम की बुक्स में ट्रांजेक्शन होगा, ये मेरे में नहीं होगा। मैंने बोला टेलीफोन, तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश मैं मेरी बुक में करूंगा। क्या ये टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश क्या बैंक, क्या मैं कंपनी की बुक में करूंगा? नहीं, नहीं करूंगा मेरे बच्चे, नहीं। अब इसके इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट तो आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, क्योंकि कैश कम हुआ होगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मिस्टर राम कैश वापस कंपनी को दे देगा, भाई लो इस जेब से निकालो, उसको दे दिया, या तो कैश उसको निकाल के दे दे, ठीक है, खत्म। या फिर पैसा नहीं दे रखा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? जो उसने कंपनी को पैसा दिया था एज ए इन्वेस्टमेंट, जिसको कैपिटल बोलते हैं, हम उसमें से, क्योंकि उसने पैसा उसका खर्चा था ना, तो हम यहां से एक्सपेंसिव वाला खर्चा 10,000 रुपए यहां से घटा देंगे। मान लो उसने 1 लाख लगाया था, तो अब उसकी कैपिटल ओनली फॉर और ओनली फॉर 90 थे, यानी इधर से मैं कैपिटल लेस कर दूंगा और उधर से मैं कैश लेस कर दूंगा। मेरी बात क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बेटा क्या? ड्रॉइंग बिजनेस में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, मैं बताओ क्या करूंगा? कैश। पैसा गया है, लेकिन ये किसके पास गया? मालिक का पैसा है। मैं कैप ड्रॉइंग को कैपिटल भी यूज कर सकता हूं। आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हो तो आपको अकाउंटिंग का लेवल बढ़ा लो। बेसिकली एंट्री ये होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट ये आ रहा होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं? इसका जो इंपैक्ट है ना मेरे बच्चे, इसका इंपैक्ट आता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसका इंपैक्ट आता बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन एंट्री हम ये डालते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं बेटा बताओ? यहां पर कैपिटल को डेबिट कर देता हूं और टू में ड्राइंग को यहां कैंसिल करूंगा। तो अल्टीमेटली देखो, ड्राइंग से ड्राइंग चला गया, एंट्री क्या बन गई? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से तो गया है, लेकिन वो मालिक की पॉकेट से माना जाएगा। तो मैं मालिक जो है, मालिक कौन है? कैपिटल। मालिक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इसको डेबिट कर दूंगा। जब मालिक से पैसा लिया था मैंने, तो मैंने किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मालिक की जेब से पैसे घटा रहा हूं मैं, तो एंट्री डालूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो आपने कैपिटल लाने की एंट्री की थी, उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो। सर ये तुम पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके अकाउंटिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमने एंट्री देखी होगी, वो ये वाली एंट्री बनती है, हम ये वाली एंट्री बनाते थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर हम करते थे क्या इसको? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। हम भी ये वाली एंट्री बाद में डाल देते थे। आपने देखा कभी टू ड्रॉइंग? क्या पी एंड एल में देखा है ऐसा? नहीं, पी एंड एल में ड्रॉइंग ज्यादा ही नहीं, क्योंकि पर्सनल आइटम नहीं था, सॉरी वो बिजनेस का आइटम नहीं था, ठीक है ना। चलिए, क्या कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट आपका इतना ही है, आपको समझना है, यानी सिंपल क्या समझना बेटा? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री डालोगे, तो इस बात का बेहद ध्यान रखोगे कि ट्रांजैक्शन किसका है, और आप हमेशा एंट्री कंपनी के फ्रंट ऑफ व्यू से ही डालोगे। कंपनी पर क्या इंपैक्ट आया, आप इसी बात को यहां पर दिखाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो आप। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? एक अकाउंटेंट होता है,
अकाउंटेंट कंपनी के ट्रांजेक्शन जितने भी हो रखे होते हैं वो सारे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है बेटा? रिकॉर्ड करता है। यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट जो है ना, ये वाला बेसिकली फॉर बैलेंस शीट आइटम की बात करता है। मैं कहूं तो रिलेटेड है असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये असेट्स और लायबिलिटी के रिलेटेड है। सर कैसे? हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली मैं कहूं तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम इस बात को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बात दिमाग में रख करके करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म चलेगा। हम कोई असेट्स खरीदते हैं, कोई हमने मान लो कोई मशीन खरीदी, क्या मशीन को ये सोच के खरीदेंगे कि ये आज खरीदेंगे कल बिजनेस बंद करना है? क्या मशीन को इस बात को रिकॉर्ड करेंगे? यही फंडामेंटल बोलता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, खासकर असेट्स और लायबिलिटी, ये मानते हो रिकॉर्ड करोगे कि बिजनेस इनडेफिनाइट पीरियड चलेगा। क्या चलेगा बेटा? इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलेगा, अनंत काल तक चलता, कंटिन्यूस चलता रहेगा। आप ये बात चाहे आपको पता है कि हो सकता है 2-3 साल में बंद हो जाए, हम जिस शुरू में जब बिजनेस डालते बोला कि देखते 3 साल तो चांस ले लेते हैं, एक बार चांस लेते क्या होगा? क्या पहली बार जब तुम कोई असेट्स ला रहे हो तो क्या ये मान करके रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में कि तो 3 साल में ही खत्म हो जाएगी? क्या उस मशीन पर आप 3 साल में डेप्रिसिएशन लगाओगे? नहीं। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, इस अजम्पशन के साथ करोगे कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। यानी कि आपने कोई असेट्स खरीदी है तो असेट्स पर डेप्रिसिएशन उस असेट्स की लाइफ के आधार पर डिसाइड करोगे, ना कि बिजनेस में एस्टिमेट लगा कि बिजनेस 3 साल चलेगा तो 3 साल में खत्म हो जाएगी। यदि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स है, स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंस है कि भैया बिजनेस तो बंद हो गया होगा, जैसे हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्पज के बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे किसी ट्रांजेक्शन की, तो ये मान तो रिकॉर्ड करोगे कि ये हमारा ये जो बिजनेस है इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। ये लिखा हुआ देखो, द बेसिस the basic assumption of the concept is that organization is assumed to continue to exist for indefinite period for a time। वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी, बंद होने की कोई चांस नहीं। हमने खोल दिया, लंबे टाइम चलेगा, हम ट्रांजैक्शन इसी के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि असेट्स पर क्या होता है ना, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, और डेप्रिसिएशन चार्ज उसकी लाइफ के आधार पर होता है। लेकिन आपको लगता है कि आप सोच रहे हो कि 5 साल इसकी लाइफ है, 2 साल बिजली चलाना है हमें, तो क्या उस असेट्स को 2 साल के आधार पर रिकॉर्ड करोगे? आंसर तो नहीं। आप इस बात को रिकॉर्ड करोगे कि बिजनेस इंडेफिनेट पीरियड चलेगा और उसकी लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, चलिए तो लिखा हुआ देखो, दिस सिंपली मींस दैट एवरी कंसर्न हैज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ अनलेस देयर इज गुड एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। तब तक आपको प्रॉपर ये ना हो जाए कि भैया बंद ही होगी, जैसे मैंने बोला कि ये बिजनेस 2 साल में बंद हो जाएगा, यदि इस बात का पुख्ता सबूत है आपके पास कि 2 साल में बंद हो जाएगा, तो ठीक है, आप फिर उस ट्रांजेक्शन को उसके आधार पर रिकॉर्ड करो। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं, अफवाह चल रही बंद हो जाएगी, ये चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस केस के अंदर आप ये मान करके रिकॉर्ड करोगे कि ये लंबे टाइम चलेगा, इससे अफवाहें चलती रहेंगी, उसको रूमर मानते हो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, आगे लिखा, दिस कंसेप्ट एनेबल द अकाउंटेंट टू कैरी फॉरवर्ड। यानी कि जैसे मैंने बोला ना आपको, भाई आपने कोई 1 लाख की मशीन खरीदी, इसकी 10 साल की लाइफ है, तो इसका 10 साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, पहले साल 10,000, तो कैरी फॉरवर्ड 90,000 कर दिया। तो जो कैरी फॉरवर्ड है ये हमेशा आपके किस पर होगा? गोइंग कंसर्न के आधार पर ही होगा। ठीक है, लिखा हुआ देखो, कैरी फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू other without asking the question about usefulness and worth of the assets and recoverability of the receivable. The going concern concept form the basis of preparation of balance sheet of the organization। जो आपकी बैलेंस शीट बनती है ना, वो हमेशा गोइंग कंसर्न के आधार पर बनती है। सिंपली ये कहना चाहता है, इतनी कथा का मतलब ये निकला। क्या निकला बेटा? मैंने पहले बोला था रिलेट टू क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट जब भी बनाओगे आप इस आधार पर बनाओगे कि भैया बिजनेस चलेगा, ये लंबा चलेगा। बैलेंस शीट खत्म कब करते हैं हम? जब बिजनेस खत्म हो गया। अदरवाइज बैलेंस शीट बनाने का मतलब ये होता है कि बिजनेस अभी भी चलेगा। ठीक है, और इस आधार पर करोगे कि लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, चलिए तो 2 कंसेप्ट इस सेशन में कंप्लीट हो गए, और इसके आगे जो
और कंसेप्ट है वो अपने नेक्स्ट सेशन में अपन कवर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर 2-3 सेशन लेने वाले हैं, छोटे छोटे लेक्चर लेंगे अपन इसके ऊपर, और सारे के सारे जो बेसिक अजम्पशन है वो हम खत्म करेंगे, कन्वेंशन है वो उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फिर उसके बाद इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।